अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम देखेंगे कि ये क्या होता है, इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है। इससे पहले हम देखते हैं एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हम कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जिसमें एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो बताई जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लेकिन इस लेक्चर में हमने देखना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। वो बताने का मकसद क्या है कि हम उससे इसको कंपेयर करें थोड़ा सा कि इसमें डिफरेंस क्या है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। एम्पिरिकल फार्मूला में सिंपलेस्ट रेशियो बताई जाती है एटम्स की, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला किसी भी कंपाउंड का वो फार्मूला होता है जिसमें एटम्स की एग्जैक्ट तादाद बताई जाती है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं किसी भी कंपाउंड के फार्मूला में। तो इसको फिर हम डिफाइन करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। इट इज मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इज बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। और इसके साथ ही हम कहते हैं इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ total number of atoms of different elements present in a compound। जी, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला is based on actual molecule of the substance and it gives the total number of atoms of different elements present in a compound। For example, हमने ग्लूकोज की बात की थी लास्ट लेक्चर में भी। ग्लूकोज का जब हमने एम्पिरिकल फार्मूला देखा था तो हमने कहा था ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O, जबकि हमने कहा था बेंजीन का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो होता है CH। आज क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो इनके अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो ये बताने का मकसद है कि हम इसको जो है वो थोड़ा सा कंपेयर करें। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये होता है C6H12O6, जबकि बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। ये है इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलास। And these are empirical formulas। जी, अब अगर आप इनमें गौर करें तो गौर आपने ये करना है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फर्क आपने नोट करना है। फर्क ये है कि अगर आप देखें तो इस एम्पिरिकल फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट किया जा सकता है अगर आप इसको किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं कि हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद 6। अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो कार्बन पहले 1 था तो आप 6 हो जाएगा और हाइड्रोजन भी 6 हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरह अगर इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे क्या बन जाएगा? कार्बन 6 हो जाएंगे, हाइड्रोजन 12 हो जाएंगे, ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब बात यहां पे ये है, इसका मतलब है कि एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ किसी एक इंटीजर, किसी एक नंबर, किसी एक डिजिट का फर्क होता है। अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला को किसी सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि फिर इसका फार्मूला क्या बनना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसको फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला होना चाहिए? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज इक्वल टू empirical formula मल्टीप्लाइड विथ n, और ये n क्या है?
ये n कोई भी होल नंबर होगा, इंटीजर, ये होल नंबर होगा। जैसे हमने यहां पे बोला है कि अगर इसको 6 से मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में चला जाता है, यहां पे भी 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो भी इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में चला जाता है, एम्पिरिकल फार्मूला उसमें। तो इसका मतलब है ये क्या है, दीज आर n हेयर, यहाँ पे जो n है वो 6 है। ये ऐसा नहीं है, ये इतना आसान नहीं है, ये तो हमें एग्जांपल्स पता है, हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है, आपने मैट्रिक लेवल पे भी, एफएससी में भी, आगे भी पढ़ेंगे। ये तो हम एग्जांपल देने के लिए करते हैं। आप ये सोचें कि आपको एम्पिरिकल फार्म, आपको कुछ नहीं पता, आपके पास एक कंपाउंड आ जाता है, आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता, आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंबस्शन एनालिसिस के जरिए उसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे। अब आपको सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला पता है, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले का तो पता ही नहीं है, ये तो जस्ट हमें खुद पता है क्योंकि हमने यहाँ पे नाम लिख दिया कि ये ग्लूकोज है, वहां पे तो हमें ये भी नहीं पता होता कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो फिर हमें ये n जो है वो फाइंड करना पड़ता है। तो फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। अब ये n जो है ये कैसे फाइंड होता है, हमने ये देखना है। n को आपने फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, हमारे पास जो भी कंपाउंड होगा हम उसका मॉलिक्यूलर मास है हमारे पास वो उसका होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पे लिख सकते हैं आप, मॉलिक्यूलर मास, उसका कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें नहीं पता, लेकिन हमें उस मॉलिक्यूल के मास का पता होगा। जबकि मॉलिक्यूलर मास का तो हमें पता होगा उसका, जबकि यहां से हम कहां तक आराम से पहुंच सकते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं हम यहां तक पहुंच के। यहां से यहां पे ये जो स्टेप है, ये स्टेप आपको करने के लिए आपको n चाहिए, और वो n इस तरह से होता है। तो n मॉलिक्यूलर मास जिसका फार्मूला फाइंड करना चाह रहे हैं उसका मास पता चल जाएगा हमें, जबकि जो एम्पिरिकल फार्मूला आप निकालेंगे इसका भी मास निकाल के इसको आप डिवाइड कर दें, एम्पिरिकल फार्मूला मास। ये मैंने आपको बहुत मोहतात से मैंने ये बता दिया है कि ये दोनों वैल्यूज आपके पास कहाँ से आएंगी। तो मैंने आपको कह दिया कि आप ऐसे इमेजिन करें कि आपके पास एक कंपाउंड है, आपको ना तो उसका नाम पता है, ना आपको उसको एम्पिरिकल फार्मूला, ना मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ नहीं पता। आप जस्ट उसको कंबस्शन एनालिसिस के थ्रू फर्ज करे लेके आ रहे हैं। तो आप सिर्फ एक चीज फाइंड कर कंबस्शन एनालिसिस करेंगे, तो कंबस्शन एनालिसिस हमें एम्पिरिकल फार्मूला देता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला फर्ज करें CH आ गया, तो CH की मदद से एम्पिरिकल फार्मूले का मास फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखें ये CH है ना एम्पिरिकल फार्मूला, तो इसका मास क्या होगा, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, तो टोटल 13। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास तो हमें यहां से मिल जाता है जब हम ये स्टेप करते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर मास कहां से है, मॉलिक्यूलर मास तो तब आता है जब आपके पास मॉलिक्यूल होता है। जैसे ये देखेंगे C6H6 है, आप 6 कार्बन का मास प्लस 6 हाइड्रोजन का मास प्लस करते हो, आपके पास मॉलिक्यूलर मास तो वैसे आता है, कैलकुलेशन करते हैं। लेकिन यहां पे जब हम मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर रहे होते हैं तो उस मॉलिक्यूल का आप बहुत सी टेक्निक्स है हमारे पास कि हम बेशक हमें उसके फार्मूले का नहीं पता, लेकिन हम उस मॉलिक्यूल का मास फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होता है और उसको डिवाइड कर देते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इससे आपके पास क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इस n की मदद से आपके पास जो एम्पिरिकल फार्मूला है, उस एम्पिरिकल फार्मूला को जो आपके पास n आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये जो n आता है ये सेम आ जाता है। सेम क्यों आ जाता है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला का मास जो है वो सेम आ जाता है। तो भाई एक बात पे अगर गौर करें आप, एम्पिरिकल फार्मूले का जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास किसके सेम है, मॉलिक्यूलर मास के। इसका मतलब है कि उसका फिर एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। तो इसी वजह से तो मास सेम आ रहा है ना उनका। तो मकसद क्या है, मकसद ये है कि n कब 1 आता है, जब एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जब ये मैसेज सेम आ जाते हैं तो n 1 आ जाएगा, और जब 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहता है। तो इस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही होता है और एम्पिरिकल फार्मूला भी वही सेम होता है। जैसे H2O
CO2 and NH3 have same number of same molecular formula and empirical formula. Same empirical and molecular formula. क्लियर है? तो ये है, हम इस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला को जो है वो डिफाइन करते हैं और इस तरह से इसको फाइंड किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं, एक एग्जांपल करते हैं इसके साथ, एग्जांपल नंबर 5, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए कि हम किस तरह से मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंच सकते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में कहता है कंबस्शन एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड शोज अ कंपाउंड कंटेन्स। हमने एक कंपाउंड लिया, उसका कंबस्शन एनालिसिस किया, और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कंबस्शन एनालिसिस में कि कंबस्शन एनालिसिस सिर्फ हमें देता है परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स। तो इससे हमें क्या मिला, कार्बन की परसेंटेज इतनी है 65.44%, हाइड्रोजन है 5.50%, जबकि ऑक्सीजन है 29.06%। और मॉलिक्यूलर जो मोलर मैस है, जो मॉलिक्यूलर मैस है उस कंपाउंड का, वो है 110.5 110.5 ग्राम पर मोल। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? तो पहले हम एम्पिरिकल फार्मूला, जारी बात है अगर आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आपको पहले एम्पिरिकल फार्मूला पता होना जरूरी है, वो तो आपको निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले हम इन परसेंटेजेस की मदद से, पहला स्टेप क्या होता है एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, कि आपने एलिमेंट्स की परसेंटेजेस फाइंड करनी है। तो वो आपको पहले से मौजूद, आपको गिवन है, वो परसेंटेज पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, हर एलिमेंट का नंबर ऑफ मोल्स। तो फाइंड कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन। कार्बन जो है वो इतने परसेंट है, तो आपको बताया था मैंने कि परसेंटेजेस को आपने मैस कंसिडर करना है आउट ऑफ 100, तो मतलब आपने इसको ग्राम में लिख लेना है। और इसका मोलर मैस कितना है, 12। अब इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 5.45 मोल्स। आप फाइंड करें अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परसेंटेज है 5.50 डिवाइडेड बाय 1.008। इसकी जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5.46 मोल्स। अब आप फाइंड कर लें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। जो आपके परसेंटेज है वो आपने लिखनी है ऊपर और उसको डिवाइड कर देना है मोलर मैस पे। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16। इसको आप करेंगे तो ये परसेंटेज, आप इसके जो मोल्स आएंगे वो आएगी 1.82। अब आपके पास आगे मोल्स। मोल्स के बाद हमें पता है कि हम इन मोल्स की मोलर रेशियो फाइंड करते हैं, और अब हमारा है थर्ड स्टेप। मोलर रेशियो फाइंड करने के लिए जो नंबर ऑफ मोल्स में जो स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स है उनको सब पे डिवाइड कर देते हैं। तो आप मोलर रेशियो फाइंड करते हैं, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। कार्बन के मोल्स हैं 5.45, जबकि ये है 5.46 और ये है 1.82। अगर आप इसको स्मॉलेस्ट जो है वो है 1.82, उसको डिवाइड करें इस पे 1.82, 1.82 और 1.82। अगर आप इसको डिवाइड करें तो आपके पास परसेंटेजेस क्या आएंगे इसकी, वो लिखते हैं, सॉरी, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स, जो मोल रेशियो आएगी 3 and 1। तो आपके पास इसकी एटॉमिक रेशियो या मतलब मोल रेशियो आ गई 3:3:1। मतलब कार्बन है 3, हाइड्रोजन 3 और ऑक्सीजन 1। सो द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज C3H3O। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला ही हो गया ये।
अब हमने देखना है इस एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करना है। आपको फार्मूला मैंने बताया इससे पहले, जस्ट एन फाइंड करना है। तो एन कैसे फाइंड करना है, आपका जो मॉलिक्यूलर मास है, जो मोलर मास है वो कितना है, और उसको डिवाइड कर देना है जो एम्पिरिकल फार्मूला है उसका मास कितना है। तो अब लिखते हैं टू फाइंड मोलर मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे आता है, उसका फार्मूला लिखे पहले। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब n जो है वो कैसे आता है, हमें पता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलर मास जो है वो हमें गिवन है 110 है, 110.5 ग्राम पर मोल, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका मास आपको फाइंड करना पड़ेगा। ये है एम्पिरिकल फार्मूला C3, तो इसका आप करें कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 3 प्लस 16। ये आप अगर फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 55.05 ठीक है ग्राम पर मोल जी। अब आपने मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड किस पे करना है, एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो हमने एम्पिरिकल फार्मूला जो है उसका मास फाइंड कर लिया है, वो उसको आपने यहाँ पर नीचे लिखना है 55.05 ग्राम पर मोल। डिजिट आएगा सिर्फ, ये कैंसिल हो जाएंगे। इससे जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 2। तो n जो है वो आया है 2। तो अब आपने क्या करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला 2 आया है, और एम्पिरिकल फार्मूला C3H3O। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ C6H6O2। तो ये है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। So the molecular formula of the compound is C6H6O। जी, तो ये है टॉपिक जिसमें हमने पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिफाइन किया, फार्मूला देखा, और साथ हमने इसकी एग्जांपल नंबर 5 की है, जिससे आपको मजीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।